नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटी का सपना। तो आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। सुनो, विकास का फ़ोन आया था। बोल रहा है माँ की तबीयत सही नहीं है, हमसे मिलना चाहती हैं। तुम तैयारी कर लो, कल सुबह गांव के लिए निकलना है। सूरज ऑफिस से घर आकर अपनी पत्नी विशाखा से बोला, पर अदिति के कॉलेज शुरू होने वाले हैं, ऐसे में वो गांव में कैसे जा सकती है, और यहाँ अकेला छोड़ना भी सही नहीं बच्चियों को। विशाखा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम ऐसा करो, अपनी बहन रोशनी को बोल दो, वो कुछ दिन यहाँ बच्चियों के पास आ जाएगी। गांव में हम दोनों चलते हैं। सूरज ने सुझाव दिया। यही सही है बोलकर विशाखा ने रोशनी को फ़ोन करके कल की किसी भी वक्त घर पर बच्चियों को संभालने को कहा, जिससे रोशनी ने सहर्षस्वी स्वीकार कर लिया। विशाखा और सूरज के दो बेटियां हैं। बड़ी अदिति थी, जिसने अभी अभी 12वीं पूरी करके कॉलेज में दाखिला लिया है। पढ़ने में तो होशियार है ही अदिति, स्वभाव भी ऐसा है कि किसी का भी दिल जीत ले। दूसरी बेटी है मनीषा, जो अभी 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में आई है। वो अदिति की तरह इतनी होशियार नहीं है, पर फिर भी अच्छे नंबर ही लाती है। अदिति का सपना है पढ़ लिख कर IAS की अधिकारी बनने का, जबकि मनीषा को फैशन डिज़ाइनर बनना है। सूरज का छोटा भाई अपनी माँ और परिवार के साथ गांव में ही रहता है। दोनों भाइयों में स्नेह है और विकास कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। उसके दो बेटे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। विशाखा ने ज़रूरी सामान पैक कर दिया और दोनों सुबह गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन दोनों ने देखा माँ की हालत सच में ठीक नहीं है। विकास, मुझे लगता है माँ को शहर के अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। यहाँ गांव में इतनी सुविधाएं नहीं हैं। सूरज ने अपने भाई से कहा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। यहाँ गांव में इतनी सुविधाएं नहीं हैं। इतने दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, पर माँ की हालत में सुधार नहीं है, विकास ने कहा। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने सलाह की और माँ को शहर ले आया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ उनके टेस्ट हुए और बेहतर से बेहतर इलाज दिया गया। धीरे धीरे उनकी सेहत में थोड़ा सुधार होने लगा। अब वह सहारे से उठकर बैठ भी जाती थी और थोड़ा बहुत खाने और बोलने भी लगी थी। बेटा, मेरा अंत समय कभी भी आ सकता है। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने कम से कम अदिति की शादी तो देख जाऊँ। एक दिन माँ ने सूरज से कहा, पर माँ, अदिति अभी केवल 19 साल की ही है, अभी से उसकी शादी कैसे? सूरज असमंजस में बोला। बेटा, 19 साल कोई कम नहीं होता। हर दादी की इच्छा होती है कि वो अपने पोती या पोते की शादी देखे, पर लगता है मेरी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। माँ निराश होते हुए बोली। आप निराश या दुखी मत होना, मैं बात करता हूँ विशाखा से। सूरज केवल इतना ही बोल पाया। विशाखा, माँ चाहती है अदिति की शादी हो जाए। उनके सामने ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं ऐसा उनका मानना है, और वो अपनी ये अंतिम ख्वाहिश साथ लेकर नहीं जाना चाहती। सूरज दुखी होते हुए बोला। पर सूरज, बच्ची है वो, पढ़ रही है अभी। विशाखा लगभग चीख पड़ी। विशाखा, अपनी माँ और बेटी दोनों से मैं बेहद प्यार करता हूँ और नहीं चाहता हूँ माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाऊँ। तुम खुद को और अदिति को तैयार करो इसके लिए। वैसे भी 19 साल कोई छोटी उम्र भी नहीं है। गांव में तो 15 साल की लड़कियों की ही शादी हो जाती है। सूरज ये बोलकर घर से निकल गया। सन्न रह गई बेचारी विशाखा। उसे ऐसा लगा अतीत दोहराया जा रहा है। हाँ, अतीत ही दोहराया जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब विशाखा थी, आज अदिति है। तब विशाखा के दादाजी की अंतिम इच्छा थी और आज अदिति की दादी की। पर दोनों में ये समानता थी कि बड़े बुजुर्गों की अंतिम इच्छा के नाम पर कल भी एक बेटी के सपनों की बलि दी गई थी, और आज भी वही होने जा रहा है। ये सोचते सोचते विशाखा पुरानी यादों में खो गई। जब विशाखा कुल 18 साल की थी, देखो कैलाश, तुम्हारे पिताजी अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं।
इनकी जितनी सेवा कर सकते हो उतनी कर लो, उनकी हर इच्छा को पूरी करो। डॉक्टर ने विशाखा के पिता से कहा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, कैलाश बाबू ने हाथ जोड़कर कहा। पिताजी, आपकी कोई इच्छा अधूरी हो तो आप मुझसे कह दें, मैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करूंगा। अपने पिता के पास आकर बोला, शादी, विशाखा, दुल्हन। दादाजी बीमारी की हालत में सिर्फ इतना ही बोल पाए, पर श्रवण कुमार से पापा सब कुछ समझ गए कि उनके पिता क्या चाहते हैं। विद्या, मैंने विशाखा का रिश्ते की बात चलाई है। कुछ दिनों में विशाखा को देखने आने वाले हैं। एक शाम कैलाश जी पत्नी से बोले, पर विशाखा तो अभी 18 भी पूरे नहीं की है, इतनी जल्दी शादी कैसे? विद्या जी बोली, विद्या, ये सब सोचने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे पिताजी की हर अंतिम इच्छा को पूरी करना है। कैलाश जी बोल पड़े, पर अभी तो उसने 12वीं के इम्तिहान दिए हैं, कितना मन है उसका आगे पढ़ने का? विद्या जी बोली, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जाकर अपनी गृहस्थी संभाले। वैसे भी अभी पढ़कर कौन सा नौकरी करने वाली है। गुस्से में ये बोलकर कैलाश बाबू बाहर निकल गए। जब विशाखा को अपनी शादी की बात पता चली, वो बहुत रोई और गिड़गिड़ाई वो माँ के सामने, पर उसकी माँ खुद मजबूर थी, क्योंकि कैलाश जी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरी में विशाखा को ही झुकना पड़ा और अपने सपनों की बलि देनी पड़ी और शादी की रजामंदी देनी पड़ी। देखिए, मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। लड़के सूरज को जब विशाखा से अकेले में बात करने को भेजा गया तो विशाखा ने किसी तरह पूछ ही लिया, हाँ हाँ, मेरी बहन भी पढ़ती ही है, तो आपके पढ़ने पर क्या एतराज़ होगा हमें? सूरज ने जैसे ही ये कहा, मानो विशाखा को मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। उसके बाद उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया और रिश्ता पक्का हो गया। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। विशाखा को ये सोच सोचकर खुश थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी। इसके इम्तिहान बहुत अच्छे हुए थे, तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो 12वीं अच्छे अंकों से पास ज़रूर करेगी और उसे अच्छे से कॉलेज में दाखिला भी मिल जाएगा। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। शादी होते ही सास ने गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। हाँ, घर की बागडोर अभी भी उनके हाथ में ही थी। मजाल है घर का कोई सदस्य उनकी मर्जी के बिना कुछ भी कर पाए। सुनो जी, मेरा फॉर्म भरवाने के लिए पास के शहर में चलो। किसी एक दिन विशाखा सूरज से बोली, तू पढ़ाई करेगी तो घर कौन संभालेगा? सूरज बोला, पर आप ही ने तो बोला था शादी से पहले कि मैं आगे पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। वैसे विशाखा हैरानी से बोली, तब मुझे लगा तुम्हारा बचपना है, जिम्मेदारी जब आएगी सब कुछ भूल जाओगी। घर संभालो, पढ़कर कौन सा कलेक्टर बनना है? सूरज हंसते हुए बोला और बाहर निकल गया। विशाखा खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी, पर कर भी क्या सकती थी। जब पिता ने उसके सपनों को नहीं समझा तो पति से क्या आस रखती। यूं तो लोगों की नज़र में कोई कमी नहीं थी विशाखा की ज़िंदगी में। पति, प्यारे बच्चे, अच्छा घर, पैसा सब था, पर सपने और उम्मीदों के टूटने का दर्द बहुत बड़ा होता है, जिसे वही महसूस कर सकती है जिसने ये दर्द झेला हो। बाद में सूरज की नौकरी शहर में लग गई और अपने 2 बच्चों के साथ वो शहर आ गई। साथ छोटे बेटे के पास ही रुक गई। शहर आकर भी अपने बच्चों की परवरिश में ही जुटी रही। विशाखा ने इसी को अपनी किस्मत मान ली, पर वो अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करने के सपने देखने लगी। उसने बेटी के जन्म के समय ही सोच लिया था कि वो अपनी बेटी उसका सपना अधूरा नहीं रहने देगी, लेकिन यहाँ फिर से उसका अतीत उसकी बेटी के वर्तमान और भविष्य के रूप में खड़ा हुआ था। तो क्या उसकी बेटी के भी सपने तोड़ दिए जाएंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि घर के बुजुर्ग सदस्य की अंतिम इच्छा है? ये कौन सी इच्छा जिसमें अपने ही बच्चों के सपनों की बलि चढ़ानी पड़े? कब तक चलेगा ये सब? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे अपने सपने मारते ही रहेंगे? मम्मी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। तभी अदिति ने आकर माँ को झंझोड़ा। वो बेटा, दादी, पापा बोल रहे थे दादी चाहती है ऐसा। विशाखा सिर्फ इतना ही बोल पाई।
मम्मी, ये सही नहीं है। घर के एक सदस्य की इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे सदस्य को कुर्बान कर दिया जाए। अदिति तनिक रोष में बोली, बेटा, तू अपने पापा को जानती है ना, वो दादी से कितना प्यार करते हैं। उनकी कही बात पापा के लिए पत्थर की लकीर है। विशाखा अपने आंसू पीते हुए बोली, मम्मी, क्या आप भी चाहती है मेरी शादी हो जाए? मैं अपना आईएएस बनने का सपना भूलकर अभी से गृहस्थी के प्रपंच में फंस जाऊं? 19 साल की बच्ची हूं मैं। क्या पापा को ये नज़र नहीं आता? अदिति बोली, बेटा, मेरे चाहने ना चाहने का सवाल ही नहीं, जब दादी ने ये कह दिया है तो। विशाखा नज़र बचाते हुए बोली, क्यों नहीं मम्मी, जैसे वो पापा की माँ है, आप मेरी माँ हो। मेरे लिए भी आपकी कही बात पत्थर की लकीर होगी। बस आप एक बार बोल दो, आप क्या चाहती हो। ठीक है, नहीं बोलना आपको, तो मैं भी पापा की तरह ही जिद्दी हूँ। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई तो मैं जान दे दूंगी। खुद के सपने पूरे करने का हक नहीं, पर जीने मरने का हक तो है मुझे। ये बोलकर अदिति रोते हुए चली गई। ये क्या बोल गई मेरी बच्ची? विशाखा का कलेजा धक से रह गया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर जिस औलाद को वो जन्म देती है, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर एक माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। उस वक्त तो उसे सिर्फ अपने बच्चे दिखाई देते हैं। हर रिश्ते से ऊपर उठ जाती है वो। नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरी बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये तेरी माँ का वादा है तुझसे। विशाखा खुद से बोली। विशाखा, विकास एक लड़का बता रहा है, उसके ससुराल की तरफ से है, शहर में ही रहता है, अच्छा खाता पीता घर है। मैंने उसे बोल दिया है तो आगे बात चला। अगर सब सही रहा तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। माँ का कुछ भरोसा नहीं, और फिर ये भी हो सकता है कि पोती की शादी की खुशी में माँ को नवजीवन दे दे। घर आकर सूरज बोला, पहले अदिति अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी, तब उसकी शादी होगी। इसलिए आप विकास भैया को मना कर दीजिए, वो कोई बात ना चलाए। विशाखा ने काम करते हुए जवाब दिया। जब मैं सुबह कहकर गया था खुद को और अदिति को तैयार करो इस शादी के लिए, तो ये बेफजूल की बातें क्यों कर रही हो तुम? सूरज गुस्से में दहाड़ा, क्योंकि मैं माँ हूँ अदिति की, उसके लिए फैसला लेने का हक है मुझे। और वो भी शादी नहीं करना चाहती, मतलब उसकी शादी नहीं होगी। रही माँ जी की बात, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ मैं, और उनके अंतिम इच्छा के नाम पर अपनी बेटी के सपनों को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। विशाखा काम छोड़कर सूरज की तरफ पलटकर बोली, विशाखा, एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरी माँ ने जो इच्छा जाहिर की है वो मैं पूरी करूँगा। भले तुम उसकी शादी का हिस्सा ना बनो, पर यह शादी तो होगी। सूरज दांत पीसता हुआ बोला, मेरी बेटी भी इस शादी का हिस्सा नहीं बनेगी। कर लेना तुम्हें जिसकी शादी करनी हो। मैं अपनी बच्चियों को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। अब तक हर बात मानती आई हूँ मैं, आपकी भी और आपकी माँ जी की भी, पर अब नहीं, अब बात मेरी बेटी की है। विशाखा भी गुस्से में बोली। दोनों लड़कियां सहमे हुए दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी। विशाखा, मैंने विकास से कह दिया है, और अदिति की पढ़ाई ससुराल में भी जारी रहेगी। पढ़ा लिखा समझदार परिवार है वो, नहीं रोकेंगे हमारी अदिति को उसके सपने पूरे करने से। मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ अपनी बेटी का, सब सोचकर ही बात चलाई है। विशाखा की धमकी सुनकर सूरज थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, जब पिता ही बेटी के सपने नहीं समझ रहा तो पराये लोगों से क्या आस करूं? अपने सपने मार चुकी हूँ इस झूठी आस में। अब नहीं, ना तो मैं अपनी बेटी की अभी उम्र है शादी की, ना उसके सपने पूरे हुए अभी। जो होगा उसके मायके में ही होगा। ससुराल वालों से आस रखना बेकार है, क्योंकि ससुराल वाले सपने पूरे नहीं करते, बस जिम्मेदारी की चादर में ढक दिए जाते हैं सपनों को। विशाखा सूरज की आंखों में देखती हुई बोली तो सूरज ने पुराने दिन याद करके उसका सर झुक गया। वो असहायता से सोफे पर जाकर बैठ गया। देखिए, आप अपनी बेटी की तरफ देखिए एक बार। क्या वो इतनी छोटी उम्र में शादी करके खुश रह पाएगी? क्या बच्चे बड़ों की इच्छाओं के लिए अपने सपने मारने के लिए ही जन्म लेते हैं? हम माँ जी को बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे, उन्हें अपने पास रखेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे।
बस आप एक बार अपनी बेटी के बारे में भी सोचिए। विशाखा सूरज के पास आकर बोली। सूरज असमंजस में था। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करे या बेटी के सपने पूरे करे। एक ने उसे गोदी में खिलाया, अपनी रातों की नींद भुलाकर, अपना चैन खोकर उसे पाला है, तो दूसरी उसके गोद में खेलकर बड़ी हुई है, उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। उसने बेटी की हर सफलता में गर्व महसूस किया है, तो माँ उसके लिए भगवान स्वरूप है। दोनों ही उसे प्यारे हैं, पर एक के लिए दूसरे को दुखी करना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी रोती हुई अदिति उसके पास आकर खड़ी हुई। पापा प्लीज़, सिसकते हुए उसने हाथ जोड़ा। एक बाप का कलेजा छलनी हो गया। जिस गुड़िया की आंख में उसने कभी आंसू नहीं आने दिए, यहाँ तक कि कभी प्यास तक नहीं काटने देता था, उस बेटी की आंख में आज उसके कारण आंसुओं की बाढ़ थी। पापा, क्या बेटियां अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती? मैं आपसे सिर्फ अपने सपने पूरे करने का हक ही तो मांग रही हूँ। अगर ये हक भी नहीं मुझे, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। अदिति सूरज का हाथ पकड़कर बोली। बेटा, तेरी दादी। भरे गले से केवल इतना ही बोल पाया सूरज। पापा, दादी ठीक हो जाएगी, पर मेरी शादी एक बार हो गई तो मेरे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे और मैं टूट जाऊंगी। प्लीज़ पापा, मैं आपसे इसके सिवा कोई भी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मुझे मेरे सपने पूरे करने का हक दे दो। अदिति बोली। सूरज टूट गया। बेटी क्या मांग रही है? सिर्फ अपने सपने पूरे करने का हक। अभी है ही कितनी वो? सिर्फ 19 साल की। अभी कल तो उसकी गोद में खेलती थी और आज वो उसकी बलि चढ़ाने चला है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या सारी जिंदगी वो बेटी की आंखों में अपने सपने टूटने का दर्द देख पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा बस मत रो तू। अपनी हर सपने को पूरा करेगी तू। ये तेरे पापा का वादा है तुझसे। सूरज ने बेटी को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। विशाखा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सूरज के मुंह से ये सुनकर खुद के सपने पूरे नहीं हुए तो क्या बेटी के सपने नहीं टूटेंगे, इसका संतोष था। अचानक सवालिया नज़रों से उसने सूरज को देखा। विशाखा, माँ का इलाज हो रहा है और अच्छे से अच्छा आगे भी करवा लूँगा। वो ठीक हो गई तो बेटी की जब शादी होगी तब देख कर जाएगी, वरना वो जहाँ भी होगी उनका आशीर्वाद हम सबके साथ होगा। उनकी इच्छा का मान रखकर आज मैं अदिति की शादी कर भी दूँ तो सारी ज़िंदगी इसे रोता नहीं देख सकता। सूरज बोला। तभी सूरज के फ़ोन पर विकास का फ़ोन आया। हेलो भैया, वो लड़के वाले अदिति को देखने से रविवार को आना चाहते हैं, आप तैयारी कर लेना सब। विकास बोला। विकास, तू लड़के वालों को मना कर दे, हम अभी ये शादी नहीं करा सकते हैं। अभी अदिति की उम्र ही क्या है? सूरज ने उससे कहा। पर भैया, माँ की अंतिम इच्छा का क्या? फिर अदिति इतनी भी छोटी नहीं है, क्या आप माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? विकास बोला। देख विकास, मैं माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ये तू भी जानता है, पर अपनी बेटी के सपनों की बलि मैं नहीं दूंगा। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, और मैं उसकी शादी करवा कर उसके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। सूरज ने जवाब दिया। भैया, मैंने कहा तो है वो लोग अदिति की पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे भी मैंने उनसे बात कर ली है। विकास ने समझाया। नहीं विकास, कुछ लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। वो पहले कुछ बोलते हैं, शादी के बाद कुछ। मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता, तुम उन्हें मना कर दो। माँ को मैं समझा लूँगा अपने आप। उनकी इच्छा के नाम पर उनकी पोती के सपनों की बलि चढ़े, वो भी ये नहीं चाहेंगी। विशाखा को देखते ही सूरज ने विकास से ये कहा और फ़ोन काट दिया। अदिति, मनीषा दोनों पापा के गले लग गई। विशाखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद बेटी के सपने पूरे होते हुए देखकर अपने सपनों के टूटने का दर्द आज खत्म हो गया था। सच ही तो है, एक माँ अपने सपने जब खुद पूरे ना कर सके तो उन्हें अपनी बेटी में पूरे करने के ख्वाब देखती है और अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने के आशीर्वाद देती रहती है। दोस्तों, एक पापा ने अपनी बेटी के लिए उसके सपनों को चुना, उसके सपनों की बलि चढ़ने से बचा लिया।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।